राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य क्या क्या होती है, इसका हम अभी अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य इस प्रकार होते हैं। गांधी जी के मूल्यों एवं सिद्धांतों, जो हमने मोरल वैल्यूज जो हैं, अहिंसा, सत्य, स्व अनुशासन, आत्मविश्वास तथा कार्य के प्रति सम्मान का शिक्षा के द्वारा विकास करना, सामाजिक परिवर्तन की भूमिका का प्रत्यक्षीकरण करना, छात्रों के लिए एक निर्देशक तथा नेता की भूमिका का निर्वाह करना, विद्यालय एवं समाज में समन्वय स्थापित करना, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्रोतों का संचय करना तथा बालकों के विकास हेतु उसका प्रयोग करना, छात्रों के सामाजिक, शैक्षिक, कौशल तथा कौशल संबंधी समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण रखना और समुचित निर्देशन और परामर्श का देना। भारतीय परिप्रेक्ष्य में विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों को समझना और अपनी भूमिका निर्वाह के प्रति जागरूक रहना, बालकों के प्रति अभिरुचि, अभिवृत्ति तथा कौशल को समझना और उनके संपूर्ण विकास का प्रयास करना, उच्च या शिक्षण तथा अधिगम सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए शिक्षण के प्रवणता का विकास करना, ये उनका उद्देश्य में है। इसके बाद आती है उच्च शिक्षा का निजीकरण। उच्च शिक्षा का निजीकरण में भारतीय संविधान में शिक्षा को नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत राज्य का विषय माना गया है। यहाँ पे एग्जाम में आपको क्वेश्चन बन जाते हैं कि राज्य का विषय के बारे में। राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की समुचित शिक्षा की व्यवस्था करे। राज्य की यह व्यवस्था संविधान की धारा 45 के अनुसार और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब 6 से 14 आयु, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, 6 to 14 ईयर आयु वर्ग के बालक की अनिवार्य, निःशुल्क एवं सार्वभौम शिक्षा का दायित्व सरकार पर आ जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहा। वैदिक युग में गुरुकुलों में दी जाने वाली शिक्षा राज्य तथा समाज द्वारा पोषित तो थी, परंतु राज्य द्वारा नियोजित यानी स्पॉन्सर्ड नहीं था। शिक्षक समाज की आवश्यकता तथा व्यक्ति के विकास के संदर्भ में शिक्षित करते थे। शिक्षा का निजीकरण का संवैधानिक स्रोत। शिक्षा के निजीकरण के मूल में भारत के संविधान की कुछ धाराओं में ऐसा लगता है कि विरोधाभास के साथ निहित ऐसा लगता है। शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान पर विचार करना भी बहुत आवश्यक है। कुछ धारा के बारे में बात करेंगे। धारा 29, ये इसीलिए हमारे देखोगे कि इस समय जो सरकार है, ऐसे बहुत सारे कानूनों को उन्होंने निरस्त कर दिया जिस तरह से ज़रूरत नहीं थी, या जिसकी बहुत सारे जगह ऐसा था कि जो एक दूसरे को विरोधी, अंतर विरोधी थे और जो आवश्यकता नहीं थी। ऐसे इसी प्रकार से यहाँ भी देखते हुए मिलते हैं। धारा 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। भारत के क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी जिसकी अपनी विशेष लिपि, भाषा या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि में सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा अथवा किसी आधार पर वंचित न रखा जाए। फिर धारा 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। धारा 30 के अंतर्गत जो बातें आती है, इसका धारा के साथ याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है कि धारा के साथ आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह किस धारा में है, ये नियम या ये बातें किस धारा में बताए गए हैं। इसलिए धारा के साथ ही आप याद रखेंगे। धारा 30 में क्या बताया गया है? धारा 30 में शिक्षाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यकों का अधिकार धारा 30 बताता है। धारा 29, धारा 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और धारा 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का
अल्पसंख्यकों का अधिकार। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी रुचि की संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विश्वविद्यालय के विरुद्ध इस प्रकार विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। फिर धारा 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के उपबंध के बारे में बताया गया है। राज्य इस संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की कालावधि के भीतर सभी बालकों के 14 वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास अवश्य करेगा। ये बताया गया है क्या पे यहाँ में बताया गया है इसको धारा 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का आपका उपबंध कि इसमें कहा गया कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ के 10 वर्ष की कालावधि के भीतर सभी बालकों के 14 वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ये धारा 45 कहता है। धारा के साथ आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में धारा के साथ पूछे जाते हैं और कभी कभी धारा का नाम दे दिए जाएंगे और कभी कभी बोलेंगे कि ये बातें इस धारा में क्या कौन सी बातें बताई गई है। धारा 46 अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा दुर्बल विभागों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की उन्नति। राज्य जनता के दुर्बलतम विभागों के विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। कोठारी कमीशन ने, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनती है, कोठारी कमीशन ने शिक्षा के लक्ष्य का निर्धारण राष्ट्र के विकास के संदर्भ में इस प्रकार किया है। खाद्य सामग्री में आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास और रोजगार, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक विकास, मानव संबंधों एवं स्रोतों का विकास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1967 इसको आप एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1967 में यह कहा गया है कि शिक्षा को लोगों के जीवन के अधिक निकट लाने के लिए लगातार प्रयत्न, विज्ञान और शिल्प विज्ञान के विकास पर विशेष बल तथा नैतिक और सामान्य मूल्यों का निर्माण करना होगा। 1979 के शिक्षा में नीति में कहा गया है कि माध्यमिक स्तर को आधार बिंदु तभी माना जा सकता है जबकि व्यावसायिक कौशल को हम डेवलप कर सकें, उसको विकसित कर सकें। इसलिए इस स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण करना आवश्यक है जिससे छात्रों को भविष्य निर्माण करने में उनकी सहायता मिल सके। अनौपचारिक तरीकों से अनेक व्यावसायिक क्षेत्र में प्रमाण पत्र तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए गए। इनका स्वरूप ऐसा हो कि छात्रों को भविष्य में अपने व्यवसाय में प्रगति करने का अवसर मिले या मिल सके। माध्यमिक स्तर पर इसलिए पाठ्यक्रम में विभिन्नता जो जितना भी आपका जो वेरिएशन होती है उनमें जो विभिन्नता की आवश्यकता के जो अनुभव किया गया था उसके आधार पर पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्र में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण औद्योगिकरण में गति आ जाएगी, स्वरोजगार के अवसर भी इससे उत्पन्न होंगे। समस्त बाजार, उद्योग केंद्र तथा अन्य संस्थाओं का सहयोग भी इसके लिए बहुत आवश्यक है। समुदाय तथा विद्यालय के पारस्परिक संबंधों का विकास भी इसमें आवश्यक है। शिक्षा के व्यावसायीकरण में डिग्री प्राप्त करने का मोह भी समाप्त होगा, कौशल के आधार पर ही काम मिलेगा। और आज भी हम देखते हैं कि कौशल जिसके पास है उनका अपने अलग अलग तरीके से उनको रोजगार मिल ही जाती है।
आज हमारे पास बहुत से ऐसे जगह सेक्टर है जहाँ पे जिस जगह पर नौकरियाँ तो बहुत है लेकिन ज़रूरी या आवश्यक कौशल नहीं मिल पाते। फिर भारत में प्राच्य, अगला पार्ट हमारा है भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम के कार्यक्रम, मतलब ओरिएंटल एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया। प्राचीन भारत, हमने पहले भी अध्ययन किए थे भारत के प्राचीन शिक्षा पद्धति के बारे में। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में हमें अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों प्रकार के शैक्षणिक केंद्रों का उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। औपचारिक शिक्षा मंदिर, आश्रमों और गुरुकुलों के माध्यम से दिए जाते थे। यही आपका उच्च शिक्षा के केंद्र भी थे, जबकि परिवार, पुरोहित, पंडित, सन्यासी और त्योहार प्रसंग आदि के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती थी। विभिन्न धर्मसूत्रों से इस बात का उल्लेख है कि माता ही बच्चे के श्रेष्ठ गुरु है। कुछ विद्वानों ने पिता को बच्चे के शिक्षक के रूप में स्वीकार किए हैं। जैसे जैसे सामाजिक विकास हुआ वैसे वैसे शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित होने लगी। वैदिक काल में परिषद, शाखा और चरण जैसे संघों का स्थापन हो गया, हो चुका था, तो स्थापन हो गया था। लेकिन व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं सार्वजनिक स्तर पर बौद्धों द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगर ये प्रश्न आते हैं तो आप बोलोगे कि व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं सार्वजनिक तौर पर किनके द्वारा प्रारंभ की गई थी? बौद्धों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। गुरुकुलों की स्थापना प्राय वनों, उपवनों एवं ग्राम तथा नगरों में की जाती थी। वनों में गुरुकुल बहुत कम होते थे। अधिकतर दार्शनिक आचार्य निर्जन वनों में निवास, अध्ययन तथा चिंतन पसंद करते थे। वाल्मीकि, संदीपनी, कण्व आदि ऋषियों के आश्रम वनों में ही स्थित होते थे। इनके यहाँ दर्शन शास्त्रों के साथ साथ व्याकरण, ज्योतिष तथा नागरिक शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। अधिकांश गुरुकुल गांवों या नगरों के समीप किसी बाग या वाटिला में बनाए जाते थे, जिससे उन्हें एकांत एवं पवित्र वातावरण प्राप्त हो सके। इसके दो लाभ थे। एक तो गृहस्थ आचार्यों को सामग्री एकत्रित करने में सुविधा होती थी। दूसरे, ब्रह्मचारियों को भिक्षाटन में अधिक भटकना नहीं पड़ता था। मनु के अनुसार, एक बार इसको याद रखना, अधिकांश गुरुकुल गांव या नगरों के समीप इसलिए होते थे कि या किसी बाग या बाटिला में बनाए जाते थे, जिससे उन्हें एकांत एवं पवित्र वातावरण प्राप्त हो सके। और इसमें एक तो गृहस्थ आचार्यों को सामग्री एकत्रित करने में सुविधा थी, और दूसरा क्या था, ब्रह्मचारियों को आपका भिक्षाटन में अधिक भटकना नहीं पड़ता था। मनु के अनुसार ब्रह्मचारियों के गुरुकुल में अपनी जाति वाली अपने आपका जो मनु के अनुसार जो हमें बताए गए हैं, ब्रह्मचारियों को गुरु के जो कुल थे, गुरुकुल में अपनी जाति वालों में तथा कुल बांधव मतलब मित्र होते हैं, कुल बांधवों के यहाँ से भिक्षा याचना नहीं करनी चाहिए थी। यदि भिक्षा योग्य दूसरा घर नहीं मिले तो पूर्व गृहों का त्याग करके भिक्षा याचना करनी चाहिए थी, या भिक्षा की याचना करनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि गुरुकुल गांवों के सन्निकट ही होते थे। स्वजातियों से भिक्षा याचना करने में उनके पक्षपात तथा ब्रह्मचारी के गृह की ओर आकर्षण होने का भी भय रहता था। अतएव स्वजातियों से भिक्षा याचना का पूर्ण विरोध किया गया था। बहुधा राजा तथा सामंतों का प्रोत्साहन पाकर विद्वान पंडित उनके स्वभाव की ओर आकर्षित होते थे और अधिकतर उनकी राजधानी में ही बस जाते थे, जिससे वे नगर शिक्षा के केंद्र बन जाते थे। इसमें तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कान्यकुब्ज, मिथिला, धारा, तंजौर आदि प्रसिद्ध है। इनमें से कितने क्वेश्चन बन गए आपके, सोचिए, जो अगर आप इसको याद रखेंगे तो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। इसी प्रकार तीर्थ स्थान की ओर भी विद्वान आकर्षित हुए। फलतः काशी, कर्नाटक, नासिक आदि
शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र बन गए। यूनिट 10 को जब आप गहराई से पढ़ते हो तो आप ये समझ पाते हो कि हमारे प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति कितनी ज़्यादा आपका वैज्ञानिक था, कितना विस्तृत फैला हुआ था और किस लेवल का था। और मैकाले ने आकर के इन सब चीज़ों को समझा और उन्होंने ये तय किया कि इस शिक्षा पद्धति के रहते हुए हम राज नहीं कर सकते। कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जब आप इसको पूरी अच्छे से समझोगे, पूरे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, तो आप जान पाओगे कि क्यों धार्मिक स्थल में इतनी ज़्यादा महत्व थे, इतनी ज़्यादा ज्ञान के पूरा ऊर्जा बिंदु कहाँ से आए थे। कभी कभी राजा भी अनेक विद्वानों को आमंत्रित करके दान में भूमि आदि देकर तथा जीविका निश्चित करके उन्हें बसा लेते थे। उनके बसने से वहाँ एक नया गांव बन जाता था। इन गांवों को अग्रहार कहते थे। अब अगर अग्रहार समझ गए कि अग्रहार में प्रश्न आपका आता भी है, और अग्रहार आप जान गए कि क्या होती है कि राजा इत्यादि विद्वान, जैसे आज भी हम देखते हैं कि अलग अलग तरह से हम आमंत्रित किए जाते हैं अलग अलग विद्वानों को, उसी प्रकार से राजा जो है अपने अपने एक समय में विद्वानों को आमंत्रित करके उनको भूमि दे करके, उनके जीविका निश्चित करके, उनके भरण पोषण का पूरा सब कुछ व्यवस्था करके उनको वहाँ बसा लेते थे। उससे क्या होती थी कि पूरा एक एजुकेशन का पूरा सिस्टम बन जाती थी। उनके बसने से वहाँ एक नया गांव बन जाता था। इस गांव का नाम होता है अग्रहार। इसके अतिरिक्त विभिन्न हिंदू समुदायों एवं मठों के आचार्यों के प्रभाव से ईसा के दूसरी शताब्दी के लगभग मठ क्या है था, शिक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। इनमें शंकराचार्य का जानते हैं, उन्होंने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा में उन्होंने मठों का निर्माण किया था। इनमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि के मठ प्रसिद्ध है। सार्वजनिक शिक्षण संस्थाएं सर्वप्रथम बौद्ध विहारों में स्थापित हुई थी। भगवान बुद्ध ने उपासकों की शिक्षा दीक्षा पर अत्यधिक बल दिया। इस संस्थाओं में धार्मिक ग्रंथों का अध्यापन तथा आध्यात्मिक अभ्यास भी कराए जाते थे। इसके बाद बात आती है अशोक का 300 ईसा पूर्व में ने बौद्ध विहारों की विशेष उन्नति कराई। कुछ समय के पश्चात ये विद्या के महान केंद्र बन गए। ये वस्तुतः गुरुकुल के ही समान थे, किंतु इनमें गुरु किसी एक कुल का कोई प्रतिनिधि न होकर सारे विहार का ही प्रधान होता था। इस धर्म प्रचार के दृष्टि से जन साधारण के लिए भी सुलभ थे। इनमें नालंदा विश्वविद्यालय 450 ईस्वी, आप इसके आपका जो समय को याद रखेंगे, वल्लभी 800 ईस्वी, विक्रमशिला 800 ईस्वी प्रमुख शिक्षण संस्थाएं थी। इन संस्थाओं का अनुसरण करके हिंदुओं ने भी मंदिरों में विद्यालय खोले, जो आगे चलकर मठों के रूप में परिवर्तित हो गए। शिक्षा के विषय। प्राचीन भारतीय शिक्षा का इतिहास सहस्त्र वर्षों की लंबी अवधि में लिखा गया है, अतः अत्यंत यह बहुत ज़्यादा विशाल है। स्मृतियों संस्कृत साहित्य में परिवर्तनशील एक विशिष्ट काल की ओर संकेत करती है। उनके माध्यम से वैदिक काल से लेकर उनके अपने समय तक की जितने समस्त साहित्यिक रचनाओं की श्रृंखला का पूर्वाभ्यास कराया गया है। अतएव स्मृतिकालीन विद्यार्थियों के अध्ययनार्थ वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों एवं सूत्र काल के समस्त मुख्य रचनाएं थी। ईसा पूर्व 1500 शताब्दी तक अधिकांश वैदिक मंत्रों के संपादन का कार्य हो चुका था। तत्पश्चात वेदों के अर्थबोध के लिए जिन टीकात्मक एवं चर्चात्मक ग्रंथों का विकास हुआ, वे ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से प्रतिष्ठित हुए। आप इसको याद रखना, ये आपका उपनिषद में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्राह्मण किससे कहते हैं, हम लोग वहाँ पे अक्सर इस बात का हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ आपको यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्राह्मण कहाँ से आई है, कि वेदों के अर्थ बोधों के लिए जिन टीकात्मक एवं चर्चात्मक ग्रंथों का विकास हुआ, वे ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से
जाने जाते थे या प्रतिष्ठित हुए। इस काल के विद्वानों की प्रतिभा का उपयोग वेदों के स्वरूप की रक्षा एवं अर्थों के स्पष्टीकरण में किया गया, न कि नवीन साहित्यिक रचनाओं के निरूपण में। फलतः वैदिक यज्ञों के संबंध में अनेक सिद्धांतों, मतवादों एवं रीतियों का विवेचन ब्राह्मणों में होने लगा। विद्वानों ने विशेष रूप से अपनी साधना का केंद्र यज्ञों के कर्मकांडों को बनाया। परिणाम स्वरूप कर्मकांड में जटिलता और दुरूहता आ गई। दूसरी ओर वेदों के दार्शनिक प्रवृत्ति का विकास हुआ और उसने उपनिषदों के पूर्ण रूप, उपनिषद जहाँ अभी हम अध्ययन भी करते हैं, उपनिषदों के रूप में पूर्णता प्राप्त की है। कालानुक्रम में काल मतलब समय के साथ साथ कालानुक्रम से वेदातिरिक्त साहित्य में भी बहुत वृद्धि हुई, प्रचुर वृद्धि हुई। फलतः इस सतत वर्धमान साहित्य में पारंगत होना अकेले एक व्यक्ति के सामर्थ्य के बाहर था। इतनी ज़्यादा उसमें आपका डेवलपमेंट होती गई। उस काल में मुद्रण कला का विकास नहीं हुआ था, अतएव वैदिक साहित्य के लोप हो जाने का भय सदा बना रहता था। साहित्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से अध्ययन क्षेत्र दो भागों में विभाजित कर दिया गया। वैदिक पंडितों में से कुछ को इस विशाल साहित्य को ज्यों का त्यों अध्ययन करने का या कंठस्थ करने का कार्य सौंपा गया, जिससे साहित्य का शुद्ध स्वरूप अक्षुण्ण बना रहे, तथा अन्य विद्वानों की टीकाओं, निरुक्त और शब्दकोश आदि अध्ययन करके इनकी व्याख्या करने में अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर दिया गया। इस काल में हिंदू मेघा की सबसे अधिक निर्णायक एवं रचनात्मक प्रतिभा का प्रादुर्भाव हुआ। फलस्वरूप शिक्षा, दर्शन, न्याय, महाकाव्य, भाषा विज्ञान, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, अनेक कलाओं, व्यावहारिक विद्या आदि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुई। इन ग्रंथों के विद्वानों ने अपने विद्यार्थियों की सुगमता के लिए इन विषयों का नवीनीकरण करते हुए उन्हें संक्षेप में एकत्रित किया। उपनिषदों एवं सूत्र के काल ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी में लेखन कला का ज्ञान हो जाने पर भी इन्हें लिपिबद्ध नहीं किया गया, क्योंकि वैदिक मंत्र को लिपिबद्ध करना अधार्मिक माना जाता था। इस काल में वैदिक चरणों के आधार पर विद्वानों ने धर्मसूत्र में एक नवीन साहित्य की रचना की। उपयुक्त संस्कृत वाङ्मय मतलब जो हमारे जितने जो हमारे धार्मिक जितने जो साहित्य है, ये सारे मिला के उपयुक्त वाङ्मय में के परिवर्तनशील इतिहास को दृष्टिगत करते हुए हम उसकी विविधता एवं विशालता का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। स्मृतियों में इस समस्त वाङ्मय में जितने भी वर्णित जो बातें बताई गई है, वर्णित सामाजिक रीतियों, धार्मिक कर्मकांडों एवं संस्कारों का सर्वेक्षण किया गया। वस्तुतः स्मृतियाँ एक विशाल समाज को लक्ष्य करके ही निर्मित की गई है। स्मृति ग्रंथ में हम इसी साहित्य के उल्लेख की आशा भी करते हैं। अतएव इसमें गृहसूत्र, धर्मसूत्र, उपनिषदों एवं मीमांसाओं में पूर्व विद्यमान एवं श्रेष्ठ प्रथाओं, रीतियों, मान्यताओं एवं संस्कारों का संकलन किया गया है। इस कार्य में जितनी सफलता मनुस्मृति ने प्राप्त की है, उतनी अन्य किसी स्मृति ने नहीं। इसलिए मनुस्मृति का प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप कोई दूसरा एग्ज़ाम देते हो, जैसे कि मान लीजिए कि हिंदू स्टडीज़, हिंदू अध्ययन भी आपका एक सब्जेक्ट है मास्टर्स में, ऐसे बहुत से आपका अध्ययन है जो आपका हमारे ग्रंथों से संबंधित है, तो इनमें मनुस्मृति का क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अतः आपका CUET PG के एग्ज़ाम में भी ऐसे काफ़ी पूछे गए थे। अतः यहाँ पर मनुस्मृति में सांकेतिक विषयों का ही उल्लेख किया जा रहा है। मनु ने तीनों वेदों को श्रुति कहा है। ये तीन वेद ही
संस्कृत साहित्य की प्रथम कड़ी है। वैदिक मंत्रों का विकास चरणों के रूप में हुआ, जिसकी वांछित शाखाओं का ज्ञान पुरोहित वर्ग अवश्य प्राप्त करता था। मंत्र ब्राह्मण शाखा को पढ़े हुए, याद रखना, मंत्र ब्राह्मण शाखा को पढ़े हुए क्या कहते थे? ऋग्वेदी। तो ऋग्वेदी वेदों के आपका पारगामी, समस्त शाखाओं के ज्ञाता ऋत्विज, याद रखना, मंत्र ब्राह्मण शाखा को पढ़े हुए ऋग्वेदी, वेदों के पारगामी समस्त शाखाओं के ज्ञाता को ऋत्विज तथा वेदों को पढ़कर पारंगत हुए विद्वान ब्राह्मण को, जिसको मतलब जिनको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होते थे, वेदों को पढ़कर पारंगत हुए विद्वान ब्राह्मण को विशिष्ट सम्मान प्राप्त था। जो ब्राह्मण 3 वेदों के ज्ञाता होते थे उनको त्रिवेदी के नाम से जाने जाते थे। मनुस्मृति में अध्ययन के लिए वेदों के कुछ प्रमुख मंत्र विशेष रूप से पारित किए गए थे। वस्तुतः इस काल तक धार्मिक क्रियाओं एवं प्रायश्चित्त के द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं में अत्यंत विस्तार होता गया। अतएव विशिष्ट अवसरों पर वेदों की कुछ ऋचाओं, उनके उच्चारण का महत्व भी बढ़ गया। मनुस्मृति में ऐसे ऋचाओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इनका उच्चारण, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होती है, उनका उच्चारण पूर्ण संतुलन, उसका कोई भी उसमें गलती काफ़ी कम से कम हो, ये देखा गया था, इसको नोटिस किया गया था। इसलिए उच्चारण में पूर्ण संतुलन रखा गया था। पूर्ण संतुलन एवं नियम के साथ होना चाहिए, बताया गया था कि मनुस्मृति के उनका उच्चारण पूर्ण संतुलन एवं नियम के साथ होना चाहिए, जिससे पापों से मुक्ति पाई जा सके। ब्राह्मण अथर्ववेद की अंगिरस स्तुति का प्रयोग शत्रु के नाश के लिए शस्त्र के रूप में करते थे। स्नातकों के प्रतिदिन के स्वाध्याय पाठ में ब्राह्मण ग्रंथों के अध्ययन का प्रोत्साहन दिया गया था। मनु ने ऐतरेय ब्राह्मण, इसके जो सुब्रह्मण्य नामक मंत्रों एवं ऐतरेय ब्राह्मण तथा बृहवृच ब्राह्मण में वर्णित शुनकक्षेप गाथा का भी उल्लेख किया गया है, या उल्लेख किए थे। इसके बाद आते हैं मुख्य प्रकार के शिक्षक। अब इसमें आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन बनते हैं। आचार्य किसे कहते हैं? हम ऐसे आचार्य, उपाध्याय इत्यादि बातों का हम उपयोग करते हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या होती है? आचार्य मतलब विद्यार्थियों से बिना शुल्क प्राप्त किए वेद पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को आचार्य कहते हैं। ऐसे शिक्षक जो विद्यार्थियों से कोई शुल्क प्राप्त नहीं करता, बिना शुल्क प्राप्त किए वेद पढ़ाने के लिए जो शिक्षक होते हैं उनको आचार्य कहते थे। उसके बाद आती है इसलिए आचार्य का स्थान बहुत ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि वो कुछ बदले में कुछ लेते नहीं है। वो उपाध्याय कौन होते थे? अपनी आजीविका कमाने के लिए और केवल वेद एवं वेदांगों के एक भाग को पढ़ाया जाता था। अपनी आजीविका कमाने के लिए और केवल वेद या वेदांगों के एक भाग को जो पढ़ाते थे उनको उपाध्याय कहते थे। फिर आते हैं चरक। चरक में क्या है? कुछ शिक्षार्थी उच्च ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भारत जैसे राष्ट्र का दौरा करते हैं। शतपथ ब्राह्मण द्वारा ऐसे विद्वानों या विद्यार्थियों के ज्ञान का जो संभावित स्रोत के रूप में माना गया था। रेनसेंग ने इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त किए थे, इनको चरक कहा गया है। गुरु किसे कहते थे? शिक्षा प्रदान करके अपने परिवार का शिक्षा प्रदान करके अपने जो उसके बदले जो उनको जो कुछ भरण पोषण के लिए जो आपका पारिश्रमिक मिलते थे, इस तरह के शिक्षा प्रदान करके और अपने परिवार का पालन पोषण करके गृहस्थ जीवन जीते थे, उनको गुरु कहते थे। जो शिक्षा दे करके उसके बदले में जो उनको जो आर्थिक या उनको जो मतलब आप कह सकते हो कि सैलरी या पैसा या उनका आज के हिसाब से आप फीस कह सकते हो, इस तरह के
उनके जो प्राप्त होते थे, उनके द्वारा जो अपने परिवार का जो पालन पोषण करके जो गृहस्थ जीवन जीते थे उनको गुरु कहते थे। फिर आते हैं आपका युजन, इसको याद रखना आप लोग, युजन सातिका। वे अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध थे। विद्यार्थी दूर दूर से उनसे शिक्षा लेने के लिए आते थे। फिर आते शिक्षा, नृत्य मतलब डांस, नृत्य जैसे कलाओं का निर्देश। इसके बाद आती है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थान, गुरुकुल किसे कहते थे? यह शिक्षक का घर था जो कि घर में रहते थे और शिक्षा भी प्रदान करते थे। परिषद क्या था? यहाँ छात्र उच्च शिक्षा के लिए रहते थे। वे मूल रूप से 3 ब्राह्मणों द्वारा संचालित किए जाते थे। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई, यहाँ तक कि एक परिषद में 20 ब्राह्मण सम्मिलित थे जो दर्शन, धर्मशास्त्र और कानून के अच्छे ज्ञाता होते थे। तमिलनाडु में पहली शताब्दी के दौरान संगम भी ऐसा था कि जहाँ आलोचना समालोचनाओं के लिए कुछ कार्यक्रम भी किए जाते थे। इन सभाओं को संरक्षण राजाओं के द्वारा या राजा द्वारा दिया जाता था। ये था क्या? परिषद था। फिर आता है आपका गोष्ठी या सम्मेलन। वे महान राजा बुलाए गए एक राष्ट्रीय सभा थे। ये वे महान राजा बुलाए गए एक राष्ट्रीय सभा थे जिसमें विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधियों को उनके विचारों को पूरा करने और आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था। आश्रम या धर्म उपदेश, वे ऐसे केंद्र थे जहां देश दूर दूर से और विभिन्न स्थानों से विद्यार्थी प्रसिद्ध संतों के पास सीखने के लिए एकत्रित होते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए प्रयाग में भारद्वाज का आश्रम। फिर आते विद्यापीठ। विद्यापीठ में क्या था? ये महान आचार्यों द्वारा शुरू किए हुए आध्यात्मिक पहलुओं के लिए एक शैक्षणिक संस्थान था। श्री शंकराचार्य ने श्रृंगेरी, कांची, द्वारका में, पुरी और बद्री में ऐसे संस्थान शुरू किए थे। घटिकाएं, यहाँ सुसंस्कृत विद्वान, शिक्षक और शिष्य भी मिलते थे और विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। उनमें टकराव की भी संभावना रहती थी क्योंकि जब डिबेट होती थी तो टकराव भी होते थे। फिर आपके आते थे अग्रहार। अग्रहार में क्या था आपका? गांव में ब्राह्मणों या बड़े लोगों के रहने का स्थान जहां वे विद्या प्रदान करते थे। मठ, वे मुख्य रूप से धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष निर्देशों के निवास और प्राप्त करने के लिए थे। ये मठ शैव एवं वैष्णव दोनों संप्रदायों से संबंधित थे और कुछ मंदिर संघों से भी जुड़े थे। ब्रह्मपुरी, कस्बों और शहरों में या शिक्षा के उद्देश्य से किसी चयनित क्षेत्र में विद्वान ब्राह्मणों के रहने का स्थान को ब्रह्मपुरी कहते थे। फिर विहार, एक बौद्ध मठ जहाँ सभी बौद्ध उपदेश और दर्शन सिखाए जाते थे। तो यहाँ तक हमने आज देखा हमने कि ये इनके शब्दों का अर्थ क्या क्या है, ताकि हमें इसके बाद जब भी हमें ऐसे शब्दों का हम एग्ज़ाम में हम जो MCQs करेंगे या प्रीवियस ईयर्स के जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तब हमें कोई दिक्कत नहीं होंगे। हमें इसका अर्थ अच्छे से हम इसको याद कर लेंगे और क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अगले क्लास में हम बात करेंगे शिक्षण विधियाँ, कल के क्लास में। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।